तो कभी आपने जो प्रयास किए उसमें कभी ऐसे डाउनफॉल या दिमाग में ऐसा आया होगा कि नहीं मुझे अब छोड़ देना चाहिए या करना चाहिए? देखिए, अप्स और डाउन्स जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। जी। कई स्टेज में एग्ज़ाम होती है और कई बार आपको असफलता मिलती है या फिर मनवांछित आपको प्लेस, पोज़ीशन, रैंक या सर्विस नहीं मिलती है। जी। ये सब चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन मैंने तैयारी के दौरान इस दौरान जो है वो मेरा फ़ोकस ये था कि मुझे बनना है, किसी भी दशा में बनना है और अपने आप को ये मैं मतलब मानता ही नहीं था और स्वीकार नहीं किया कि मैं नहीं कर पाऊँगा। जी। और ये जो जज़्बा था, ये एक लाइन में जो जज़्बा था, इस जज़्बे ने मुझे अंत तक टिकाए रखा, बनाए रखा। जो आईएएस और आईपीएस के भी ये जो प्रशासनिक सेवा में जाने की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज कहोगे? क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करें, पूरा सिलेबस को समझें और सोर्स या मटेरियल या जो स्रोत हो सकता है, उसको समझें और उसके बाद फिर तैयारी करें। उस ज़माने में जहाँ मोबाइल और टेक्निकल चीज़ नहीं होती थी, तो आपका जो पढ़ाई का रूटीन है वो कैसे रहता था? कई बार लगता है कि मोबाइल नहीं था तो अच्छी बात थी। डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बिल्कुल। फ़ोकस रहता था। जी। पर उस समय ख़ैर हमें जो बड़े-बुज़ुर्ग या परिवार के जो लोग कहते थे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए, हुँ। वो एक रहता था। ज़्यादातर लोगों की ये धारणा रहती है कि जो पुलिस है वो प्रेशर में काम करती है, चाहे वो राजनीतिक हो या बाहरी। क्या आज भी पुलिस पूरी तरह स्वतंत्र है? देखिए, 2 बातें मैं इसमें बताना चाहूँगा। एक तो ये है। वॉइस ऑफ जनमानस, जनता की सच्ची आवाज। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जनमानस। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान झुंझुनू जिले के अल्सीसर की मिट्टी से निकलकर देश की सेवा में अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक ऐसे अधिकारी जिनकी शक्ति भी चर्चा में रहती है और कार्यशैली भी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जी की, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक ऐसा परिवार जहां शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत रही है। पिताजी सरकारी अध्यापक रहे, ताऊजी शिक्षा संस्था प्रधान और उनकी छोटी बहन मंजू शोरान आज जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत है। यानी सेवा है और शिक्षा दोनों उनके खून में है। आज हम हमारे स्पेशल गेस्ट अनिल जी से जानेंगे उनके संघर्ष, यूपीएससी के सफर और पुलिस सेवा के अनुभव और सिस्टम की सच्चाई। सर, आपका स्वागत है हमारे थैंक पॉडकास्ट स्टूडियो में। थैंक यू। सर, आपका बचपन अल्सीसर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बीता, उन लम्हों को किस तरह से आप याद करते हैं? क्या कहना चाहेंगे वो संघर्ष, वो बचपन की बात? देखिए, मैं बचपन में गाँव में रहा, इनफैक्ट गाँव भी बड़ा है, ढाणी में और खेतों में, जो ठेठ खेत में, उस तरह की जगह पे मैं रहा। जी। उस समय भी आनंद आता था, जी। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो जो मेरा बचपन था, जी। वो और उसका संघर्ष या जो भी मैं जिया, जी। वो आज मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है। मुझे मेरी पर्सनैलिटी, शरीर, सब चीज़ों पे उस चीज़ का असर है। और आज भी जब मैं गाँव आता हूँ, तो मेरा वहाँ पे मन ज़्यादा लगता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉस्टैल्जिया कहते हैं। नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है, जी। वो मुझे महसूस होती है और वहाँ रहना मुझे अभी भी अच्छा लगता जी। है। उस दौर में जब आपने एजुकेशन का इतना ज़्यादा कोई बोलबाला नहीं, और ख़ासकर आपने बताया कि मैं ढाणी, गाँव में भी नहीं ढाणी में रहते थे आप। तो शुरुआती जो एजुकेशन था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है या आज के जो बच्चे हैं, वो दौर उन्होंने नहीं तो देखा है और ना ही वो उसके बारे में कोई कल्पना कर सकते कि ऐसा रहा है। तो वो थोड़ा-सा बताइए। देखिए, मैं अपने भाई-बहनों के साथ शुरुआत में 4th क्लास तक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था। जी। और बचपन की धुंधली-सी मुझे यादें हैं कि जी। हम स्लेट लेके जाया करते थे। जी। और अब समझ आता है कि शुरू में स्लेट हम कई बार भूल जाते थे। वो हम भूल नहीं जाते थे, घरवाले उस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते थे कि स्लेट लेकर ही जाएँ। बट टिफ़िन हमारे हाथ में ज़रूर होता था। अब समझ आता है कि वो घरवाले दे दिया करते थे। जी। उस समय सवाल उठता था कि हम टिफ़िन नहीं भूलते हैं, स्लेट क्यों भूल जाते हैं? पैदल हम लोग जाया करते थे। इस समय के जो बच्चे हैं, उनके लिए अब सरकारी स्कूलों का स्तर भी बढ़ा है जी। और प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह की परिस्थितियाँ, उस तरह का संघर्ष आज भी कई बच्चे कर रहे हैं। उनके लिए मेरा यही रहेगा कि
हम भी उसी जगह से, उसी दौर से निकले हैं। वो भी अपना भविष्य खुद जो है मेहनत करके अपना आगे संवार सकते हैं। आपका जो एजुकेशन है, आपका जो रहन-सहन का तौर तरीका है, वो बिल्कुल उस ज़माने में ये कहें तो गाँव ढाणी का एक लो में होता था। फिर भी आपने ये जो आईपीएस बने और इसका जो एक सपना बुना, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, मैं बचपन में जैसे ग्रामीण परिवेश में स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद जब घरवालों का ये हुआ कि अच्छी स्कूल में पढ़ाया जाए, जी, तो 5th क्लास में मेरा एडमिशन के लिए जो झुंझुनू की टॉप स्कूल थी, वहाँ पे एडमिशन के लिए टेस्ट हुआ। उसमें मैं जिस तरह से ग्रामीण बच्चा परफ़ॉर्म करता है, मैं उसमें फ़ेल हो गया था। जी, उसके बाद किसी तरह से मेरा वहाँ पर एडमिशन टेस्ट में फ़ेल होने के बाद भी एडमिशन हुआ। काफ़ी समय तक मैं वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाया था उस स्कूल में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे बार-बार पीरियड्स की जब घंटी बजती थी, शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि इतने सारे पीरियड्स क्यों लगते हैं? जी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में घंटी बजने का मतलब स्कूल लगी है या छुट्टी हुई। जी, मुझे दूसरा, तीसरा पीरियड जैसे ही घंटियाँ बजती थी, मुझे लगता था छुट्टी हो गई, लेकिन फिर भी कोई जा नहीं रहा है। जी, फिर मैंने उस स्कूल में ये देखा कि इतने सारे टीचर एक स्कूल में, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, 5 क्लास पे एक ही टीचर जी, होता था। ये सब चीज़ें मेरे लिए बड़ी अजीब थी। शहर में रहना-सहना वो भी मुझे सूट नहीं किया था। मैं एक डिप्रेशन की फ़ेज़ में उस साल 2 साल की अवधि में रहा था। उसके बाद उस समय आप आईपीएस की प्रेरणा या वो चीज़ छोड़िए, मेरे लिए मतलब बड़ी मुश्किल के क्षण वो स्कूल में डिप्रेशन के थे। धीरे-धीरे खैर जो मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, जो खेल की मेरी हॉबीज़ थी, कुश्ती, कबड्डी, इन सब चीज़ों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मैं फिर सेटल हुआ। सेटल होने के बाद 10th क्लास में मैं समझता हूँ कि पहली बार मैंने अपनी क्लास को टॉप किया जी। और स्टेट बोर्ड में भी मेरिट में था। क्या बात! उससे पहले मैं कभी अपनी क्लास में खास पोजीशन नहीं बना पाता था। जी, तब भी मेरा ये नहीं था कि मैं आईएएस, आईपीएस बनूँगा या कुछ करूँगा। उसके बाद लोगों ने सजेस्ट किया कि ठीक है, अच्छे मार्क्स आए हैं, आपको मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए। जी। मैंने मेडिकल की तैयारी करी, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। मेरी कॉलेज में काफ़ी सीनियर्स सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते रहते थे। उनको देख के, उनका सिलेक्शन होते देख के, फिर मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ और उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू की। बहुत लेट मुझे इस चीज़ से प्रेरणा मिली। उससे पहले मैं अपने बस की चीज़ सिविल सर्विसेज़ को नहीं समझा। जैसे आपने ये जो एक दौर जो बताया कि आपने किस तरह से सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में गए, फिर वहाँ पे आपने अपनी तैयारी की और आपने 10th में बोर्ड में मेरिट भी बनाई है। आपके परिवार से क्या कोई प्रशासनिक सेवा में था या आपने ये रास्ता खुद तय किया? देखिए, मेरे जो ताऊजी हैं वो अभी भी आप देखते हैं बच्चों को गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, श्री मनफूल सिंह जी। जी, उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने ज़माने में की हुई थी। जी, किसी परिस्थितियाँ उस समय की जो थी उस हिसाब से वो नहीं सेलेक्ट हो पाए। जी, उनको आइडिया था, उनका गाइडेंस था, मोटिवेशन भी रहता था। जी। वो एक मेरे लिए शुरू में प्रेरणा का और गाइडेंस का स्रोत था। फिर जब तैयारी शुरू की तो उसके बाद प्रेरणा और गाइडेंस, मार्गदर्शन सब मिलना शुरू हो गया। जैसे अभी आपने अपने ताऊजी का ज़िक्र किया, तो आपकी सफलता के पीछे योगदान के बारे में आप क्या कहेंगे? परिवार देखिए, परिवार के सभी सदस्यों का योगदान रहा है। हुँ, फिर भी विशेषकर मेरे जो ग्रैंडफ़ादर, मेरे दादाजी, दादी जी, उनका मैं काफ़ी असर था मेरे जीवन पे, आज भी जी। उनके मेरे जीवन पे उनका असर है। उसके बाद जैसे मैंने बताया ताऊ जी, बाकी भी पेरेंट्स से लेके सभी फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनका सपोर्ट सफलता का एक आधार होता है। यूपीएससी की जो तैयारी है, वो आपने कैसे शुरू की और कितने साल का ये सफ़र रहा? देखिए, मैं कॉलेज पूरा करने के बाद फिर यूपीएससी के बारे में मुझे जी, विचार आया। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज में एक बार नहीं कई बार सेलेक्ट हुआ। जी, कुछ सर्विसेज मैंने जॉइन भी की, कुछ सर्विसेज मैंने जॉइन नहीं की। जी। फाइनली मैं आईपीएस में जब सेलेक्ट हुआ तो आईपीएस मैंने जॉइन किया। आपने जब ये सफ़र शुरू किया, तो आपको असफलता आप बता रहे हैं कि असफलता तो नहीं कहेंगे, आपने सफलता हासिल की लेकिन आपने उस जगह जॉइन करना उचित नहीं समझा। तो कभी आपने जो प्रयास किए, उसमें कभी ऐसे डाउनफॉल या दिमाग में ऐसा आया होगा कि नहीं मुझे अब छोड़ देना चाहिए या करना चाहिए? तो उस वक़्त आदमी की एक स्थिति होती है, वो जज करने की होती है कि जज क्या करे, वो उसका डिसीज़न क्या रहे? तो आपने उस वक़्त क्या अपने आप को सँभाला या कैसे उसको दिमाग में सेट किया कि मुझे अब और आगे भी करना है
पारिवारिक स्थिति को भी देखना है, घर वालों की कुछ बातें होती हैं दिमाग में, आप अपने दादाजी का भी आपने ज़िक्र किया। तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए और कैसे अपने आप को अ, सेटल किया? देखिए अप्स और डाउन्स जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। जी, कई स्टेज में एग्ज़ाम होती है और कई बार आपको असफलता मिलती है या फिर मनवांछित आपको प्लेस, पोज़ीशन, रैंक या सर्विस नहीं मिलती है। जी, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन मैंने तैयारी के दौरान इस दौरान जो है वो मेरा फ़ोकस ये था कि मुझे बनना है, किसी भी दशा में बनना है और अपने आप को ये मैं मतलब मानता ही नहीं था और स्वीकार नहीं किया कि मैं नहीं कर पाऊँगा। जी। और ये जो जज़्बा था, ये एक लाइन में जो जज़्बा था, इस जज़्बे ने मुझे अंत तक टिकाए रखा, बनाए रखा। जो आईएएस और आईपीएस के भी ये जो प्रशासनिक सेवा में जाने की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज कहोगे? क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करें, पूरा सिलेबस को समझें और सोर्स या मटेरियल या जो स्रोत हो सकता है, उसको समझें और उसके बाद फिर तैयारी करें। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो पूरी एनर्जी के साथ फ़ोकस होके तैयारी करें और अगर नहीं भी होता है, तो मैं समझता हूँ कि सिविल सर्विसेज़ के अलावा भी और बहुत सारे सेक्टर्स हैं और इनफैक्ट उन सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा करियर, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिविल सर्वेंट से बेटर भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए केवल एक सिविल सर्विसेज ही करियर नहीं है। हाँ, अगर आपने डिसाइड किया है, तो आपको उसमें अच्छे से प्रयास करना चाहिए। उस ज़माने में जहाँ मोबाइल और टेक्निकल चीज़ नहीं होती थी, तो आपका जो पढ़ाई का रूटीन है, वो कैसे रहता था? कई बार लगता है कि मोबाइल नहीं था तो अच्छी बात थी। डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बिल्कुल। फ़ोकस रहता था। जी, पर उस समय ख़ैर हमें जो बड़े-बुज़ुर्ग या परिवार के जो लोग कहते थे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए, हुँ, वो एक रहता था और दूसरा जैसे मैंने बताया जो मेरे ताऊजी हैं उनके पढ़ने का जो तरीका था, वो शुरू से ही मेरे ऊपर उसका असर था। जी। किस तरह से नोट्स बनाने हैं, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, समझना है, किस तरह से एग्ज़ाम में चीज़ों को प्रेज़ेंट करना है, वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, तो इन सारे शेड्यूल में उसमें भी उनका काफ़ी रोल रहता था। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ और कैसा उसका अनुभव? मेरी पहली पोस्टिंग अंडर ट्रेनी के तौर पे नोएडा में रही जो रूटीन और सामान्य पोस्टिंग थी, कुछ ख़ास नहीं था। उसके बाद बनारस में मेरी पहली रेगुलर पोस्टिंग हुई। जी। वो काफ़ी चैलेंजिंग थी, सेंसिटिव प्लेस भी था, वो काफ़ी चैलेंजिंग रही। आप अभी वर्तमान में आज़मगढ़ में आपकी पोस्टिंग है। आज़मगढ़ में आप बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हमें भी खबर मिलती है। तो उन जो ज़िम्मेदारी हैं, किस तरह से आप उनका एक तरह से मैनेज करके अपनी जो काम है उसको बखूबी निभा रहे हैं? देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के नाते मैं भी आज़मगढ़ में कार्यरत हूँ जी, और वहाँ पर क्राइम कंट्रोल और जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी रहती है। इसके अलावा पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझना, उनको एड्रेस करना। उसके अलावा काफ़ी भारी संख्या में जो फ़ोर्स है, उसका वेलफेयर भी देखना, उसका डिसिप्लिन भी देखना, वो ठीक से काम करे, उसको सुपरवाइज़ करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, ये सारा ड्यूटी मेरी रहती है। और अब चूँकि लंबा एक्सपीरियंस मुझे जीवन का और सर्विस का हो गया है, जी। तो वो सारा एक्सपीरियंस और जो मेरे संस्कार हैं, वो सारे इस चीज़ में काम आता है। पुलिस सेवा में सबसे बड़ी चुनौती आपको कौन-सी लगी अब तक के आपके कार्यकाल में? देखिए क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियाँ जो हैं पुलिस में आती रहती हैं जी, और जब ये चुनौती एकदम से सामने आती है, तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। इस तरह की कई चुनौतियाँ आती रही, पर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती अभी भी हमारे लिए पुलिस के लिए वो है कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह से संवेदनशील तरीके से, त्वरित तरीके से, समय पे न्यायोचित समाधान हम उसका कर सकें, जी, वो एक बड़ी समस्या है। उसमें कई सारे फैक्टर्स जो हैं, वो रोल प्ले करते हैं। उसी में एक पुलिस का जो कंडक्ट है, वो जी। भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको मैं अभी भी अपने लिए चुनौती मानता हूँ और मुझे लगता है कि उसमें मुझे काफ़ी काम करने की और सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने जो पुलिस पर्सनल हैं, उनके कंडक्ट को और बेहतर करते हुए, जो जनसुनवाई या पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको और बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकूँ। ये मैं अपने आप के लिए चुनौती मानता हूँ। चुनौती का अगर नाम आता है तो आज के युवा में जो क्राइम और जो भटकाव है, उसको आप किस तरह देखते देखिए ये चीज़ें पहले भी क्राइम पहले भी था
जी, और भटकाव लोगों में पहले भी था, लेकिन अब सोशल मीडिया और इस माध्यम से युवा जो है वो जी, ज़्यादा, ये भटकाव ज़्यादा हो भी रहा है जी, और दिखाई भी ज़्यादा दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ अब जो है, जी, जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है जी, वो पकड़ में भी आ रहा है, सबूत के साथ पकड़ में आ रहा है, और ये जो सबूत हैं ये भविष्य में उसको सज़ा दिलाने में भी मदद करेंगे। बिल्कुल, इस हिसाब से युवाओं की जो जवाबदेही है वो इस समय ज़्यादा बढ़ी हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जो पुरानी मानसिकता अभी भी है कि गुंडागर्दी या गलत काम करने से ही किक मिलता है या करियर आगे बढ़ता है। ये युवाओं में अभी भी ये गलत धारणा एक बनी हुई है। जी, जबकि पहले अपराध करके बचना आसान होता था, जी, अब बचना इतना आसान नहीं रहा है। छोटी-छोटी चीज़ें मैं बार-बार कई बार कहता हूँ कि जैसे अपराध करने के बाद बच्चों का चरित्र सत्यापन जो है, अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो चरित्र सत्यापन होने में मुश्किल मुश्किल आती है। होता अगर चरित्र सत्यापन नहीं होता है तो कोई भी लाइसेंस या कोई सरकारी नौकरी, इवन अब छोटी-छोटी है, प्राइवेट बिल्कुल, नौकरी में भी दिक्कतें चरित्र सत्यापन की आवश्यकता पड़ती है। पासपोर्ट नहीं बनता, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। आती हैं, ये जो हमारी युवा पीढ़ी अभी इस चीज़ को नहीं समझ रही है। जी, जब उनको आवश्यकता पड़ेगी तब ये चीज़ें समझ में समझ में आएँगी। धीरे-धीरे हमारा जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, अभियोजन जो सिस्टम है वो भी अब धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा, जी, और जब इम्प्रूव होगा तो जिसने अपराध किया उसको सज़ा ज़रूर मिले, मिलेगी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसे-जैसे हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होगा, विकसित होगा, वैसे-वैसे जो क्रिमिनल है उसका बच पाना मुश्किल होगा। जी, इसलिए हम सब की, बड़ों की हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम समाज के, घर परिवार के जो बच्चे हैं, हम सुनिश्चित करें कि वो क्राइम की तरफ आगे ना बढ़ें, जी, क्राइम की तरफ आकर्षित ना हों, और हम उनको ज़िम्मेदार नागरिक बना सकें। अगर रोल मॉडल, बच्चों को रोल मॉडल चाहिए। जी, रोल मॉडल अगर बनाना है तो हम ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाएँ जो अपने-अपने करियर में, अपने-अपने फ़ील्ड में जी, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो सर्विसेज़ में हों, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में कर रहे हों, चाहे बिज़नेस के क्षेत्र में कर रहे हों, चाहे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कर रहे हों, चाहे आर्ट्स के क्षेत्र में कर रहे हों, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, अगर बच्चों को हम गाँव-गाँव में, अगर बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित होंगे, आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसमें आप देखते हैं कि बाकी किसी भी फ़ील्ड में आप देखेंगे, ड्रग्स एडिक्शन और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स ये ज़्यादा मिलती हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कभी, बहुत कम, कोई हज़ारों लाखों में हाँ, एक आध में ये प्रॉब्लम देखी होगी। बिल्कुल, वो भी उतनी गंभीर नहीं होती हुँ, है। तो अगर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी, पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छे होंगे, तो निश्चित तौर पे वो ज़्यादा मज़बूत होंगे, ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगे, और ये जो रोल मॉडल वो अपराधियों को बना ले रहे हैं, तलाश रहे हैं, उस चीज़ से वो दूर होंगे। और अगर ऐसा हम कर पाए, तो निश्चित तौर पे हम एक सुरक्षित और विकसित भारत बना पाएँ। क्या बात है! जिस तरह से आपने एक बहुत ही शानदार इस टॉपिक पे बात कही है, वो वाक़ई में सबको प्रभावित करने वाली है और ख़ासकर जो आपने लास्ट में विकसित भारत वाला नाम जो लिया है, वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। जैसे सोशल मीडिया पे अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिसिंग का इस पे क्या असर है? देखिए, सोशल मीडिया पे भी लोग जो हैं वो बिना कुछ सोचे समझे सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं। उसी में जो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहेंगे, जी, उसका भी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरों की निजता का हनन, प्राइवेसी का हनन करके अपराध कर रहे हैं। बहुत सारी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या अन्य वर्ग के आधार पे लोगों में वैमनस्यता फैलाने वाली बातें, समाज का ताना-बाना छीन-बीन करने वाली बातें, उस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो तरह-तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी से लेके कई तरह की समस्याएँ जो हैं, इस सोशल मीडिया के युग में आ रही हैं। उसी में साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया जो है वो अच्छी चीज़ तो है, लेकिन उसके नुकसान भी काफ़ी हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं उनको शुरू से ही हम सोशल मीडिया का किस तरह से सदुपयोग करें और किस तरह से उसके जो बुरे इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचें, ये हमें समझाने की ज़रूरत है। ये सोसाइटी के लिए भी चुनौती है और पुलिस के लिए भी चुनौती है। साइबर सिक्योरिटी में जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बेहतर काम कर रही है। साइबर क्राइम्स में बहुत अच्छा काम कर रही है पूरे देश में, और मैं समझता हूँ कि ये पुलिस और सोसाइटी दोनों को मिलके इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएँ बहुत हैं, जी, और ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं,
उनको कुछ चीज़ों का वो एडवांटेज में है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जी डिसएडवांटेज ये है कि उन तक जो है रिसोर्सेज की पहुंच या जानकारी की पहुंच कभी कभी समस्या आती है। जी वो समस्या भी धीरे धीरे जो ये हमारी सूचना क्रांति है, जी मोबाइल, इसके माध्यम से वो समस्या अब कम हो रही है। जी एडवांटेज जो है ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के पास ये रहता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत इमोशनल और भावनात्मक तौर पे बहुत मजबूत होते हैं। जी जज्बा बहुत होता है, जी बस केवल उस जज्बे को एक दिशा दिखाने की ज़रूरत है। जी जैसे बजरंगबली को याद कराना पड़ता था, उनकी बिल्कुल। शक्ति का एहसास कराना पड़ता था। अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हम्म। अगर उनकी प्रतिभा या शक्ति का एहसास कराने वाला अगर कोई मिल जाता है जी तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं और बेहतर कर सकती। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कैरियर पे फोकस करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। जी जो चीज़ें उनको भटकाती हैं, जी किसी जी भी तरह की चीज़ें हों, उनकी जी तरफ ना भटकें। जी और अपने पेरेंट्स और गार्जियंस जो हैं हम्म, उनका कहना माने, उनसे राय और मार्गदर्शन लें। और जब कुछ भी करना हो तो उसको इस आधार पे उसका असेसमेंट करें कि उसका कोई भी काम कर रहे हैं उसका उनके जीवन पे, उनके करियर पे और उनके घर परिवार की इज्जत पे क्या असर होगा। और देश और समाज अगर हो सके तो देश और समाज पे उनके इस काम का क्या फर्क पड़ेगा, ये सोचें, उसके बाद कुछ करें। ड्यूटी के अलावा आपको क्या करना पसंद है? आपकी हॉबी के बारे में जानना चाहें तो। और ड्यूटी के अलावा मुझे घर परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। इसके अलावा खेलना कूदना भी मैं कोशिश करता हूँ समय जब मिलता है। और उसके अलावा जो बच्चे तैयारी करते हैं या विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी कोई समस्याएं हैं, जो मार्गदर्शन चाहते हैं, उनसे बातचीत करना है, उनको गाइड करना, ये मेरी हॉबीज है। क्या कभी ड्यूटी के दौरान आपको ये लगा है किसी ऐसे परिस्थितियों में कि डर की स्थिति पैदा हुई हो? देखिए, मैंने वैसे बताया कि क्राइम और एलो में इस तरह की सिचुएशंस आती ज़रूर हैं, बट उस समय चूंकि इतना जोश हाई होता है कि डर की स्थिति जनरली नहीं रहती है। जी लेकिन कई बार कुछ घटनाएं इस तरह की होती हैं जिसमें आपको डर लगता है कि कहीं मैं जो कर रहा हूँ गलत तो नहीं है, या जो मैं कर रहा हूँ उसका असर गलत तो नहीं होगा। बिल्कुल। इस तरह की समस्याएं कई बार करियर में आती हैं। अगर आप आईपीएस नहीं होते तो क्या किस फील्ड में आपकी तैयारी थी? देखिए, मैंने एमबीबीएस करने के बाद ये सर्विस ज्वाइन किया है। जी तो अगर मैं आईपीएस नहीं होता तो निश्चित रूप से डॉक्टर होता। और अभी भी मुझे लगता है कि अगर मैं डॉक्टर होता तो और बेहतर इंसान होता। क्या परिवार में आपकी जैसी पढ़ाई का, अनुशासन का कोई खास नियम था बचपन से आज तक अब भी मान? अब तो नहीं है, लेकिन हमारे घर में अनुशासन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। विशेषकर जो हमारे ताऊजी जब हम गांव में रहते थे तब भी आ जाते थे तो घर में एक मतलब फौजी शासन की तरह लागू हो जाता था। और उसके अलावा झुंझुनू में भी जब हम रहते थे तो कब पढ़ना है, कब सोना है, और खेलना है, नहीं खेलना है, कब खेलना है, कितना खेलना है, इन सब चीज़ों को लेके बहुत सख्त अनुशासन उनका उस समय घर पे लागू हुआ करता था। आपके भाई बहनों के बीच कभी कोई कंपटीशन बचपन में, या जब तक आप कोई उस स्टेज पे नहीं पहुंच गए कामयाबी की सीढ़ी पे, तब तक कोई किस तरह के कंपटीशन होते थे? कैसे आप स्पेंड करते थे उनके साथ टाइम? मेरे चूंकि मैं भाई बहनों में दूसरे नंबर पे था जी तो मुझे कंपटीशन नहीं फील हुआ। जी मुझसे जो छोटे हैं उनको ज़रूर महसूस हुआ होगा। लेकिन एक जैसे जो मेरे ताऊजी हैं वो अपनी मार्कशीट दिखाया करते थे, जी तो वो हमारे लिए एक लैंडमार्क हुआ करता था। चीज़ को जो है वो अचीव करना है, क्रॉस करना है। जी और उसी तरह से फिर 10th में मेरा जब मेरिट में आया जी तो मैं समझता हूँ कि जो मुझसे छोटे जो घर में सदस्य थे उनके लिए उसको क्रॉस करना एक चुनौती थी। सुनो। और ये अभी आपने देखा हाल के रिजल्ट में ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी अब चलता आ रहा चलता है। है। जो रिकॉर्ड हमने ताऊजी का तोड़ा वो अब मेरा रिकॉर्ड जो है वो हमारे बच्चे तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। अभी हाल ही में पिछले हाँ, जो 10th क्लास के रिजल्ट में हाँ, आपकी भतीजी हाँ, तो 99.6 से, उसने और मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है तो अब आने वाले बच्चों पे उस रिकॉर्ड को तोड़ने का दबाव रहेगा। तो ये दबाव या कंपटीशन जो है वो अच्छी बात। ज्यादातर लोगों की ये धारणा रहती है कि जो पुलिस है वो प्रेशर में काम करती है, चाहे वो राजनीतिक हो या बाहरी।
क्या आज भी पुलिस पूरी तरह स्वतंत्र है? देखिए, दो बातें मैं इसमें बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि पुलिस हो या जो ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं, जी, वो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में जी, उसके ऊपर नियंत्रण भी होना चाहिए जी, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। जी, ये अच्छी बात है। जी, और दूसरा जो आपका जवाब है कि भारी हस्तक्षेप या दबाव, जी, तो इस चीज़ को पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, जैसा मैंने पहले बताया। नेगेटिव सेंस में हस्तक्षेप या दबाव ये प्रत्येक क्षेत्र में रहते हैं। आप मीडिया में भी इस चीज़ को महसूस कर लेंगे, हर बिल्कुल। क्षेत्र में रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो काम करने वाला है, जी, वो उस दबाव को किस तरह से लेता है, और जी, उसकी वर्किंग किस तरह की, उसकी छवि किस तरह की है, उस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। दबाव हर जगह है, पुलिस में ही नहीं, हर जगह दबाव है, हर क्षेत्र में, इनफैक्ट हर देश में, हर समाज में दबाव मौजूद है। अक्सर आरोप रहता है कि पुलिस कार्रवाई में भेदभाव करती है, तो आप इस धारणा को किस तरह देखते हैं बात? और देखिए, मैं समझता हूँ कि पुलिस भी इसी समाज से आती है, और जैसा हम देखते हैं कि समाज में सभी लोग जो हैं वो एक जैसा काम नहीं करते हैं, तो उसी तरह से पुलिस में भी कई बार इस तरह की मानसिकता लोगों की रहती है कि वो किसी न किसी दुराभाव या दुष्प्रभाव की वजह से कार्रवाई करते हैं। ये सच्चाई है। ये डिपेंड करता है कि पूरा सिस्टम जो है, एज ए सिस्टम, वो कितनी ज़्यादा इस तरह की समस्याएं हैं, या फिर अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका रिड्रेसल कहाँ मिलता है। ये अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, पूरी तरह से चीज़ें ठीक हैं। कई मामलों में एफआईआर दर्ज करने में, कार्रवाई करने में टाल-मटोल होती रहती है या देखने को मिलती है। क्या सिस्टम में अभी भी कुछ खामियां हैं? देखिए, उसमें एफआईआर दर्ज करने में देरी भी, मैं यही कहूँगा, निश्चित तौर पे कई बार होती है। उसमें भी 2-3 तरह की मसले आते हैं। एक, पुलिस किसी कारणवश देरी करती है, जो कि अनुचित है, नहीं होना चाहिए। कभी-कभी जो घटना है, घटना की सत्यता या घटना घटित कुछ और हुई और बताई कुछ और जा रही है, इस तरह के इश्यूज भी कुछ प्रतिशत मामलों में आते हैं। बिल्कुल। और तीसरा जो है, वो कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं हुँ, जिसमें पुलिस को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि कुछ प्रकरणों में पुलिस को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। जी। वो भी एक वजह रहती है। तो ये तीनों फैक्टर्स रहते हैं, इस पे डिपेंड करता है। एनकाउंटर और जो सख्ती की कार्रवाई है, वो सिर्फ ये समझें कि दबाव की रणनीति है या जैसे ये समझे कि कानून व्यवस्था का कोई समाधान है? देखिए, क्राइम और कानून व्यवस्था जो है, क्राइम कंट्रोल करने के लिए या कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए कई तरीके होते हैं और कई परिस्थितियां होती हैं। उन्हीं परिस्थितियों में एक परिस्थिति पैदा होती है एनकाउंटर की। जब पुलिस के ऊपर कोई बल प्रयोग करता है या फायर करता है, तो जवाबी फायरिंग पुलिस द्वारा की जाती है। उसको आम भाषा में एनकाउंटर कहा जाता है। तो ये जो बीएनएसएस है, उससे पहले सीआरपीसी, उसमें पुलिस को अधिकार भी है कि वो अपनी आत्मरक्षा में या किसी अन्य व्यक्ति या किसी की प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए, अगर अपराधी उसके लिए उद्यत हो, ना माने, जी। तो न्यूनतम बल प्रयोग करके उसकी रक्षा करना पुलिस का दायित्व है। ये एक उसी तरह की कार्रवाई है। बाकी जो क्राइम या कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के जो तरीके हैं, वो अन्य तरीके भी हैं। एफआईआर दर्ज करना, जेल भेजना, उसके बाद बेटर इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करके सजा इंश्योर करना, ये सारे तरीके उसी में आते हैं। एनकाउंटर भी एक पुलिस की कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है। जब जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो करना पड़ता है। आप खुद शिक्षित और एक जागरूक परिवार से हैं। क्या आपको लगता है कि सिस्टम में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है, और धीरे-धीरे देश और समाज जो है, पॉजिटिव हम लोग जा रहे हैं, और निश्चित रूप से और बदलाव की ज़रूरत है। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो सिस्टम को और अधिक अकाउंटेबल बनाएगी, खुद भी ज़िम्मेदार होगी और सिस्टम को भी और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये बदलाव और सकारात्मक दिशा में होगा। अगर आपको कुछ बदलना पड़े, तो इस सिस्टम में आपके बदलाव की क्या मतलब ऐसी बात होगी कि मैं ये चेंजमेंट चाहूँगा? देखिए, मैं बदलाव तो कई जगहों पे ज़रूरी है। जी, समाज से लेके सिस्टम, सब जगहों पे बदलाव की आवश्यकता है। फिर भी मैं चाहूँगा कि एक अकाउंटेबिलिटी जो है, जी, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी, उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। साथ ही एक नागरिक के तौर पे भी प्रत्येक व्यक्ति को अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, तो उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें नागरिक जो है वो ज़िम्मेदार बने और सिस्टम को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाए।
ये बदलाव जिस दिन होगा उस दिन सिस्टम भी बेहतर काम करेगा और सुधरा हुआ दिखेगा और हम और बेटर समाज के तौर पे आगे होंगे। क्या आज भी ईमानदारी से काम करने वाले अफसर को सिस्टम में दबाव झेलना पड़ता है? देखिए, दबाव, मैंने बताया कि दबाव हमेशा नेगेटिव नहीं होता। अगर कोई जनप्रतिनिधि आपसे अगर कोई बात कह रहा है तो वो एक ब्यूरोक्रेट को उसको सूचना के स्रोत पे लेना चाहिए। हमेशा मेरा ये अनुभव है कि ठीक है, कुछ शिकायतें सही हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती हैं, लेकिन अभी तक मुझे अपने लंबे करियर में अगर एक जनप्रतिनिधि आपको 100 बार फ़ोन करता है, तो एक भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं मिला जिसकी 100 बातें गलत, चाहे छवि कितनी ही खराब हो। एक भी जनप्रतिनिधि मुझे ऐसा नहीं मिला, बहुत अच्छी छवि है, तब भी 100 की 100 बातें सही हो। जनप्रतिनिधि जो हैं, उनके पास कोई शिकायत लेके आता है, वो आपको बताते हैं। आपको उसको सूचना के स्रोत के तौर पे लेना चाहिए। अगर सही है तो आपको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और आपको थैंकफुल होना चाहिए कि एक चीज़, सूचना जो मिस हो सकती थी, वो आपको सूचना मिल गई। अगर गलत है तो आप कार्रवाई नियम कानून के दायरे में करिए, जो सही है वो करिए। आवश्यकता पड़े उनको अवगत करा दीजिए। इसलिए अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो किसी तरह का दबाव आपको नहीं झेलना पड़ेगा। धीरे-धीरे सिस्टम में लोग समझना शुरू कर देते हैं, आपकी कार्यप्रणाली के आधार पे, कि आप कितना झुकेंगे या कितना गलत करेंगे या कितना सही करेंगे। उसी हिसाब से फिर सूचनाएँ आपके पास और सिफ़ारिशें आपके पास आना शुरू होती हैं। सोशल मीडिया के दौर में जो पुलिस कार्रवाई करती है वो तुरंत सवालों के घेरे में आ जाती है। क्या इससे काम करना मुश्किल हुआ है? देखिए, सवालों के घेरे में तो पुलिस हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम हो या पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसकी कार्रवाई को हमेशा सवालों के घेरे में रहना ही चाहिए। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे चीज़ें और बेहतर करने में मदद मिलती है। लेकिन कभी-कभी सोशल मीडिया पे अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। जी। कभी-कभी घटना कुछ और होती है, उसको प्रोजेक्ट कुछ और कर दिया जाता है। ये ऐसी चीज़ है जो निश्चित रूप से, ये जब भी इस तरह की स्थिति होती है, पुलिस के लिए अप्रिय स्थिति होती है और पुलिस के लिए काम करना और मुश्किल हो जाता है। तो आज के हमारे एपिसोड में खास मेहमान डॉक्टर अनिल कुमार जी आईपीएस, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने जीवन से जुड़ी और खासकर अपनी ड्यूटी से रिलेटेड जो बातें आप सबके साथ आज स्टूडियो में साझा की, आपको कैसी लगी और किस तरह से इनकी जो बातें हैं वो युवा पीढ़ी को समझनी चाहिए, ये तमाम बातें आज के हमारे इस खास एपिसोड में। धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे झुंझुनू के दबंग ऑफिसर की छवि के साथ अपनी मजबूती से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं और हम फिर इनसे कभी रूबरू होंगे जब ये दोबारा आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।